Hello everyone, so this is Chakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from chapter number 5 of class 9 Civic Status Democratic Rights. So this is the part 2 of this chapter. So first part I have already uploaded. So let's start from the second part. So if we move, we are on the last right, that was cultural and educational rights. Let's start from here. So it is saying that you might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. मतलब आप भी ये सोचते हो कभी कभी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है, उन्होंने इतने सारे राइट्स, मतलब माइनॉरिटीज को कितने सारे राइट्स दिए, है ना. देन व्हाई आर देयर नो स्पेशल गारंटीज फॉर द मेजॉरिटी. अब माइनॉरिटीज के लिए इतने सारे राइट्स हैं तो मेजॉरिटीज के लिए भी तो होना चाहिए, तो इतना डिफरेंशिएशन तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, राइट. वेल, फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी. इसका मतलब सिंपल रीजन क्या है इसका, जो डेमोक्रेसी रहती है जिस तरीके से वो काम करती है तो उसमें से ज़्यादा पावर तो मेजॉरिटी को ही मिलती है. ज़्यादा पावर किसको मिलती है? मेजॉरिटी को. और माइनॉरिटी की बात वो तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी है ऑलरेडी. सो देन It is the language, culture and religion of minorities that need special protection. मतलब ये language है, ये culture है, ये जो religion है, जो minorities की जो culture, religion वगैरह ये सब है, तो उसको क्या special protection चाहिए, क्योंकि majority वो लोग इतने काबिल है कि वो खुद protect कर सकते हैं, but जो minorities होती है तो उनके पास उनकी needs, उनकी वो अपनी needs fulfill नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको help लेनी पड़ती है, और majority है वो खुद कर सकता है अपना. Then otherwise they may get neglected or undermined under the impact of language, religion, culture of the majority. अगर उनको ये सब नहीं दिया जाएगा माइनॉरिटी को, तो वो क्या है, मेजॉरिटी के अंदर दब जाएंगे, उनके अंडर में आ जाएंगे. That is why the constitution specifies the cultural and educational rights. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्चर और एजुकेशनल राइट्स दिए, वो भी माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा दिए. Then any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. मतलब चाहे कोई भी सिटीजन हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी कल्चर हो उसका, तो उसका मतलब अगर वो माइनॉरिटी से है तो उसको अपना राइट सिक्योर करना चाहिए. The next है admission to any educational institution maintained by government or receiving government and cannot be denied to any citizen on the grounds of religion or language. अगर यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में देखा जाए, अगर किसी का भी एडमिशन करवाना है तो वो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे बिल्कुल नहीं होता है. All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. मतलब जो भी जितने minorities है, जितनी जो less communities, मतलब जो minorities हैं, उनके पास क्या है, उनके पास ये right है कि वो कोई भी institution choose कर सके उनकी choice का. Here minority does not mean only religion minority. यहाँ पे minority का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ religion minority है, सिर्फ religion के basis पे है, नहीं, बल्कि यहाँ पे in some places people speaking a particular language are in minority. मतलब जो एक particular language बोलते हो majority में होते हैं, and people speaking a different language are in minority. और जो लोग उनसे थोड़ी अलग language बोलते हो वो किस में आते हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश. मतलब आंध्र प्रदेश में, AP में तेलुगु बोलने वाली मेजॉरिटी है, बट दे आर ए माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका. और उनके नेबरिंग स्टेट कर्नाटका में वही तेलुगु जो है वो क्या बनेगी, वो माइनॉरिटी बन जाएगी. सिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन पंजाब. जैसे सिख जो हैं वो मतलब पंजाब में क्या है, उनकी मेजॉरिटी है, एंड बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान. बट राजस्थान में तो सिख कम लोग हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटी हो गई. जैसे सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा और दिल्ली में भी सिख क्या है, कम है. सो देन नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट राइट भी कंप्लीट हो चुका है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी कंजर्व दीज राइट्स. हम इन राइट्स को सेव या बचा के कैसे रखें. इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम. मतलब अगर कोई उनको ऑनर नहीं देगा, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा राइट्स को, तो उनको फ़ायदा ही क्या है. The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable. अब फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल, क्योंकि वो अमेंड होते हैं, नहीं अमेंड सही वर्ड नहीं, एक्चुअली वो क्या इम्पोज होते हैं लोगों पे.
वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट्स. अब जो ऊपर राइट्स थे वही तो फॉलो करना है हमें. दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अभी ये राइट किस में आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने भी सारे राइट जो हमने ऊपर पढ़े वो उन सबको हम क्या बोलेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये एक नया राइट है जो हमने ऊपर के 6 राइट पढ़े वो सारे के सारे इसमें आते हैं. This itself is a fundamental right. ये खुद भी फंडामेंटल राइट है. दिस राइट मेक्स अदर राइट इफेक्टिव. इसकी वजह से क्या है? दूसरे राइट्स भी क्या है? इफेक्टिव बनते हैं. मतलब ये एक ऐसा राइट है जो हमें मतलब दूसरे हमारे बाकी के जो 6 राइट है उनको क्या है? प्रोटेक्ट, उनको सेव, उनको सिक्योर करके रखता है. It is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, private bodies or by the government. ये कभी कभी होता है कि जो हमारे जो राइट्स हैं वो कभी कभी वायलेट हो जाता है. कभी कोई सिटीजन कर देता है, कभी गवर्नमेंट, कभी कोई तो कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह, तो इनके जैसे हमारे राइट वायलेट हो जाते हैं. When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. अगर हमारे कोई भी राइट वायलेट होते हैं तो हम सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं. If it is a fundamental right, we can directly approach द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट. मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब इसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं. दैट इज़ वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को क्या कहा गया है? ये MCQs में आ सकता है द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विच राइट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. Then next, if we move forward, next is fundamental rights are guaranteed against the actions of the legislature, executive and any other authorities instituted by the government. मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मतलब अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अगर ये कोई दूसरी अथॉरिटी करती हैं, अगर ये वायलेट करता है तो अगर लेजिस्लेचर ने वायलेट किया तो एग्जीक्यूटिव देखा, एग्जीक्यूटिव ने किया तो लेजिस्लेचर. तो ऐसे ये लोग क्या है? एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि इसको वायलेट, रूल्स को वायलेट, मतलब राइट्स को वायलेट ना करें. There can be no law or actions that violates the fundamental right. मतलब ऐसा कोई भी law या action नहीं है जो fundamental right को violate कर सके. If any act of the legislature or the executive takes away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid. अगर कोई भी act चाहे वो legislature का हो या फिर चाहे वो executive का ही क्यों ना हो, वो मतलब अगर किसी ने भी violate किया है तो उससे वो right छिन जाता है. ठीक है. And we can challenge such laws of the central and state government. तो हम ऐसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी होता हुआ देखा हमने. पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे मतलब लॉज बना देती है जिसकी वजह से जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो जाते हैं. Government organization like the national boards, national banks and electricity boards. Courts also enforce the fundamental rights against private individuals and bodies. मतलब जो कोर्ट जो है वो भी क्या है? फंडामेंटल राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो भी हमें इन्फोर्स करते हैं. एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन. और अगर हमारा कोई भी लॉ वायलेट होता है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ताकि हमारी वो इशू का वो मतलब कोई हमें समाधान, कोई हमें रास्ता दिखाए. ऑर्डर्स और राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंट, वही सेम बात रिपीट की गई है यहाँ पे. Yes, so they can also award compensation to the victims and punishment to the violators. मतलब ये क्या? अगर जो victims हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो सब सह रहे हो, तो उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए. और जिन्होंने उल्टा वायलेट किया है, लो मतलब वो जो भी उनका जो राइट है वायलेट किया है दूसरों का राइट, तो उनको पनिश करना चाहिए. We have already seen in chapter 4 that the judiciary in a country is independent of the government and parliamentary. हमने chapter 4 में देखा भी था कि वहाँ पे जो जुडिशरी थी, जो कोर्ट थी जो हमारी कंट्री में, वो इंडिपेंडेंट थे, ना कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के दबाव में थे. उनको जो भी फैसला लेना था, जो भी उनको मतलब डिसीजन लेना था, तो वो सब कौन लेता था? वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी मतलब यानी कोर्ट लेता था. सो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है.
Then we also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the right of the citizens. तो हमने ये भी देखा कि जुडिशरी क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और कैन डू whatever is needed to protect the right of citizen. मतलब वो भी कर सकते हैं, वो मतलब उनका काम क्या है कि हमारे सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं. Then in case of any violation of fundamental right, the aggrieved person can go to court for remedy. अगर violation होता है तो court भी जा सकते हैं. But now any person can go to the court against a violation of the fundamental right if it is of social or public interest. मतलब अगर कोई भी पर्सन कोर्ट जाता है, अगर किसी का जैसे वायलेशन हुआ है या फिर जैसे अगर देखो, अगर मैं कहीं ऐसे फॉरेस्ट में गई और मेरे को वहाँ पे दिखा, मतलब कोस्टल एरियाज में थोड़ा वैसे टाइप है, वहाँ पे ट्राइब्स के पास गई तो वहाँ पे क्या है, मतलब कुछ एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मैं देख रही हूँ, मतलब मैंने वहाँ पे देखा जाके कि वहाँ पे वर्कर्स को कम पेमेंट दी जाती है. जैसे एक का 300 है तो वो उल्टा उनको 150 रुपीज़ ही देते हैं, मतलब सिर्फ उनका हाफ देते हैं, बल्कि उनको पूरा एक दिन का 300 मिलना चाहिए, बट वो उनके जो मतलब मालिक है वो उनको सिर्फ 150 रुपीज़ देते हैं. तो अब मैंने जाके ये क्या कोर्ट में केस फाइल किया, मतलब मैंने वही देखा और उन्हीं की प्रॉब्लम मैंने अपने नाम से फाइल की. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे PIL. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL. Then under the PIL, any citizen or group can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. तो PIL में क्या होता है, अगर कोई ग्रुप या सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है ताकि वो अपने राइट की प्रोटेक्शन के लिए मतलब वहाँ पे केस फाइल कर सकता है. Then one can write to the judges even on a postcard. अगर हमें कुछ बताना हो तो या फिर हम पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं जज को ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकले. देन इफ़ द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ़ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट. अगर जज ने वो देख लिया कि वैसा हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट पे, तो फिर कोर्ट इस मैटर को खुद देखता है. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. अभी हमने सिर्फ 6 राइट्स पढ़े और 7th वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अभी यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, अगर जितने ज़्यादा राइट्स होंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है लोग के लिए, उतने उनको अधिकार ज़्यादा मिलेंगे. Then so if we start here, we begin this chapter by discussing the significance of rights. अगर ये हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले पढ़ा था कि राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देन इन मच ऑफ द चैप्टर वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब पिछले कुछ चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हमने मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में फोकस किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में. You might think that the fundamental rights granted by the Constitution are only rights citizens have. मतलब आपने भी ये सोचा होगा कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं बस वही होंगे सिटीजन के पास, है ना. बट दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है. While fundamental rights are the source of all rights, our Constitution and law offer a wide range of rights. बल्कि सिर्फ इतने ही राइट्स हैं, ये तो 7 ही राइट हुए तो 7 राइट्स हम कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे. तो ऐसे मतलब बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है. ओवर द ईयर्स स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ एक्सपेंडेड. मतलब सालों के बाद मतलब बहुत सालों के बाद जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है, जिन चीज़ों का हमें अमेंडमेंट करते हैं तो उन चीज़ों की उन राइट्स की जो स्कोप है वो बढ़ता गया है. Sometimes it leads to expansion the legal rights that a citizen can enjoy. कभी कभी तो इतना बढ़ गया, इतने लीगल राइट्स हैं जिससे सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं. From time to time the courts give judgment to expand the scope of right. जैसे टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे कोर्ट क्या अपने जजमेंट देते हैं, ठीक है, कि ये राइट बना है, फिर इसके बाद राइट बना है, फिर वो राइट्स लॉ बन गया, ठीक है, ऐसा होता है. सो देन यहाँ पे बताया गया सर्टन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब ये कुछ और राइट्स है जो एक्सपैंड किए गए हैं. एंड राइट टू एजुकेशन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. अब देखो राइट टू एजुकेशन तो सबको होना चाहिए, सिर्फ किसी को नहीं, दुनिया में जितने बच्चे हैं सबको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए. नाउ school education has become right for Indian citizen. अभी जो भी स्कूल में जो एजुकेशन देते हैं तो सबके लिए क्या बन गया है, अभी सबका एक जन्म सिद्ध अधिकार जिसे बोलते हैं वो बन गया है.
Then the governments are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. मतलब अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है हमारी गवर्नमेंट ने. तो गवर्नमेंट ये देखती है, ये इंश्योर करती है कि 14 ईयर्स के बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन टू 14 मतलब छोटे से लेके 14 ईयर्स, फर्स्ट ईयर से लेके 14 ईयर्स तक गवर्नमेंट उनके एजुकेशन का ध्यान रखे. Parliament has enacted a law giving the right to information to the citizen. अभी सिर्फ यही इतने राइट्स नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन भी सिटीजन को दिया है. राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक राइट है यहाँ पे. Then this act was made under the fundamental right to freedom of thought and expression. जो ये एक्ट था वो जो फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब होना चाहिए, ठीक है. तो इसी के अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन भी बनाया गया है. नेक्स्ट इज वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस. अभी हमारे पास ये राइट है, अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है तो हम वहाँ से किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिसकी हमें चाहिए. Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life. अभी पिछले टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है उसको और एक्सपैंड, मतलब और थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया था, ताकि उसमें राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी आना चाहिए, क्योंकि बिना खाने की तो क्या है जिंदगी. ऑल्सो राइट आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स एज एनमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे उतने ही नहीं है, ठीक है, उधर तक लिमिटेड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे राइट्स है विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट. मतलब फंडामेंटल राइट क्या होता है एक्चुअली, जो बेसिक, जो हमेशा काम आते हैं, मतलब और राइट्स हैं बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. मतलब राइट टू प्रॉपर्टी ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है. बेसिकली सबके पास प्रॉपर्टी सबके पास नहीं होती ना, जायदाद सबके पास होना जरूरी नहीं है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. Then a right to vote in election is an important constitutional right. मतलब अगर किसी को हम वोट करें, राइट टू वोट, किसी को वोट करें इलेक्शंस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए. Then next is sometimes the expansion takes place in what is called human rights. कभी कभी जब राइट्स वैसे भी आ जाते हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं. जिन्हें क्या कहते हैं हम? ह्यूमन राइट्स. These are universal moral claims that may or may not have been recognized by law. ये ऐसे ही यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स होते हैं, मतलब ऐसे यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जो कभी पहचान, मतलब कुछ लॉज होते हैं, इसमें कुछ लॉज नहीं बन पाते. In that sense, these claims are not rights going by the definition that we presented earlier. मतलब इसमें जो क्लेम्स राइट नहीं होते हैं बट वो उसकी डेफिनेशन को बताते हैं. Then next is, with the expansion of democracy all over the world, there is greater pressure on government to accept these claims. अभी जैसे जैसे डेमोक्रेसी क्या एक्सपैंड होती जा रही है वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट में कि जो ये क्लेम्स है इनको एक्सेप्ट किया जाए, इनको राइट्स में बनाया जाए, ठीक है. तो ऐसा क्या है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है इससे. सो अगर हम नेक्स्ट पे फोकस करें यहाँ पे एक मिनट. So some international covenants have also contributed to the expansion of rights. मतलब कुछ और भी कन्वीनियंट मतलब और भी इंटरनेशनल बॉडी जिन्होंने हमारे लिए और भी राइट्स, मतलब राइट्स को एक्सपैंड किया है, ठीक है. अब यहाँ पे इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. अभी जो दूसरे राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे राइट्स होने चाहिए, ज़्यादा सर्कल कर देता कि दिखें, ठीक है. तो ये राइट्स भी क्या यहाँ पे बताए गए हैं. अब ये लेट्स डू. The international covenant recognizes many rights that are not directly part of the fundamental right in the Indian Constitution. मतलब एकदम डायरेक्टली नहीं है बट ये राइट्स इनडायरेक्टली ज़रूर है, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए हैं बट ये मतलब ये राइट्स हैं बट डायरेक्टली नहीं है. दिस हैज़ नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी. ये मतलब ये राइट्स अभी तक इंटरनेशनली फॉलो नहीं हुए हैं बट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सी दिस एज स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स. बट जो ह्यूमन मतलब
जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो इसको कैसे मानते हैं कि ये हाँ ये हमारे पहले से अधिकार है, ठीक है। सो दीज इंक्लूड अभी तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट अभी इन ह्यूमन राइट में क्या क्या आते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट हमारा राइट टू वर्क, मतलब अब देखो काम करना तो हमारा मतलब ये हमारा राइट है। देन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग, मतलब सबको मतलब लाइवलीहुड अभी किसी को अपना घर वर कैसे चलाना पड़ेगा उसके लिए तो उनको पैसे लगेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, वो जॉब करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो इसलिए राइट टू वर्क होता है। नेक्स्ट राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, अभी एक तो सेफ होना चाहिए और हम हेल्दी होने चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। फेयर वेजेस दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड द फैमिलीज, मतलब थोड़ी अच्छी वेजेस होनी चाहिए जिससे वर्कर्स जो हैं वो मतलब अच्छा स्टैंडर्ड अच्छी एक लिविंग जी पाए, ठीक है, अब और अपनी फैमिलीज को भी। देन नेक्स्ट है राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग। अब कुछ लोग होते हैं पुअर लोग होते हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं होता, अच्छा घर नहीं होता, तो उनको क्या है उनको भी थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी राइट होना चाहिए ताकि वो अच्छे से एकदम स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए। नेक्स्ट राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी इंश्योरेंस के तरह टीवी में भी एड्स भी आती है बट बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, बट इंश्योरेंस हमारी सिक्योरिटी के लिए ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ, नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ, अभी राइट टू हेल्थ जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। अभी हेल्थ में क्या क्या आता है, जैसे मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस, जब हमें बुखार हो तब हमें अच्छी मेडिकल केयर मिले, स्पेशल केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वुमेन प्रेग्नेंट हो तो उनको अच्छी केयर मिले उनके बच्चे के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, मतलब दूसरी बीमारियों वगैरह से बचा जाए, ठीक है, तो ये है राइट टू हेल्थ में ये सब आता है। तो नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, ये तो सबको ही राइट होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, अभी इसमें क्या क्या आता है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब एक तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए। इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पढ़ाई हो, मतलब हायर एजुकेशन हो वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा यहाँ बताया गया। तो ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड, राइट टू सेफ हेल्दी वर्किंग कंडीशन, राइट टू वर्क, तो सब कुछ ये क्या एक्स्ट्रा राइट्स हैं जो दी गए हमें। So, thus the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time. जैसे जैसे अब नए नए राइट्स आ रहे हैं, नए नए मतलब इतने राइट्स बढ़ रहे हैं, इतने एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ओवर टाइम हम लोगों ने कितने सारे राइट्स है कि 7 वो थे अभी राइट्स, इधर हम लोगों ने इतने सारे 6-7 हो गए होंगे, ठीक है, तो ऐसे और भी राइट्स है, बट ये क्या है कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते या फिर कुछ डायरेक्टली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होते। ये क्या है ये डायरेक्टली नहीं है, दे आर रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ द पीपल। अब ये इतने सारे राइट्स कैसे बनाए, जब लोगों ने इस पे स्ट्रगल की होगी तब जाके इनको ये रिजल्ट मिला है, क्योंकि लोगों ने डिमांड की होगी कि उनके लिए राइट्स बनाए, तो तब जाके इन्होंने ये मतलब स्ट्रगल किए और ये जाके उनका रिजल्ट निकला है। न्यू राइट्स emerge as societies develop or as new institutions are made, मतलब नए नए राइट्स आए हैं जिससे जो सोसाइटी क्या और डेवलप हुई है, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है बट उसको अमेंड किया गया है, अमेंड इन द सेंस उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, मतलब अभी टाइम बाय टाइम जैसे टाइम जाता जाएगा, वो तो कितने साल पहले बना के कितने सारे चेंजेस आए होंगे, तो वो भी मतलब देखना पड़ता है उनको, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बहुत बार अमेंड किया गया है। The Constitution of South Africa guarantees its citizens several kinds of new rights. हम लोग तो इंडिया के देखें, अभी साउथ अफ्रीका में भी क्या है कुछ ऐसे नए राइट्स हैं जो वहाँ पे भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अभी इनके भी राइट्स पढ़े कि हमने इतने सारे इंडिया के राइट्स पढ़े, राइट। Then right to privacy, right of privacy so that citizens or their home cannot be searched. अभी यहाँ पे right to privacy मतलब ऐसी प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी इन द सेंस वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे, वैसे नहीं किसी घर के बाहर सबके घर के पास गार्ड्स लगे, वॉचमैन लगे, नहीं ऐसी सिक्योरिटी नहीं।
वहाँ पे क्या है, अगर कोई भी दैट सिटीजन्स और द होम कैन नॉट बी सर्च्ड, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जहाँ पे उनका घर कोई ढूंढ ना सके। मतलब अगर कोई पूछताछ करे कि इनका घर का है, तो ऐसी सिक्योरिटी जहाँ पे मतलब प्राइवेसी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई ढूंढ ना सके इनको। देयर फोन्स कैन नॉट बी टैप्ड, और उनके फोन्स ट्रैक नहीं करने चाहिए। फोन्स ट्रैक करने तो फिर तो पता ही चल जाए कहाँ है, तो फोन्स भी क्या ट्रैक नहीं करने चाहिए। द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन, और जो भी फोन पे बात करते हैं वो मतलब ओपन नहीं होना चाहिए, किसी सामने खुलना नहीं चाहिए। ये अच्छा राइट है, इंडिया में भी होना चाहिए सर, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो वैसे प्राइवेसी बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट है राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग। मतलब जैसे अपने एनवायरनमेंट को क्या है, दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ, जैसे राइट टू एनवायरनमेंट मतलब अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज होनी चाहिए जिससे किसी की भी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। सो यहाँ पे इससे एनवायरनमेंट, इससे उनके नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी मतलब हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी होनी चाहिए में। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग, मतलब अगर वहाँ पे क्या होता है, अगर वहाँ पे किसी पास घर नहीं होता तो क्या है, वहाँ पे घर देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए वहाँ पे अच्छी हाउसिंग है। बट आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, साउथ अफ्रीका में जैसे वहाँ पे उनको घर मिलता है, तो ऐसे इंडिया में भी मिलना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, अच्छा राइट है। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, वहाँ पे आराम से किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्लिनिक में जा सकते हैं चेकअप करवाने के लिए, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है, वो राइट है उनका। वहाँ पे सफिशिएंट वो प्रॉपर खाना मिलता है, प्रॉपर पानी, अच्छा पानी, शुद्ध साफ जल मिलता है उनको वहाँ पे। नो वन मे बी रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी को सीरियस कंडीशन, अगर कोई है सीरियस कंडीशन में, अगर उनको तभी मतलब ट्रीटमेंट चाहिए इमरजेंसी में, तो उनको फिर उनको वहाँ पे मना नहीं कर सकता। तो ये लोगों का राइट है। तो राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, देखो प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट टू हैव प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, देन राइट टू हैव हेल्थ केयर। तो ये 4 राइट्स यहाँ पे, ये इंडिया के नहीं, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो ये राइट्स होने चाहिए। Then many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India as well. मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे जो right to work है, right to health है, right to minimum livelihood है, right to privacy है, तो ये जितने भी rights हैं ये सब फंडामेंटल बना देनी चाहिए। जैसे इंडिया में तो कुछ मतलब सिर्फ 7 ही फंडामेंटल है बाकी की, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और ये सब भी फंडामेंटल राइट्स में आने चाहिए, मतलब ये भी बना दे, सब यही सोचते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हो कि भी बना देनी चाहिए सारे राइट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग राइट्स के बारे में पढ़ा, राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इतने सारे राइट्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में डिटेल पढ़ी, एग्जांपल्स देखे। और स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल्स देखे थे 3, एक तो कौन कौन से थे, कोसोवो का था, अल्बेनियन सर्ब्स का, और सेकंड वाला मैं हमेशा भूल जाती हूँ, सऊदी अरेबिया का था, ठीक है। और फर्स्ट जो था वो था गुंटामो बे, जो जिसमें यहाँ पे लेटर लिखा गया था। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर हियर। So this was the part 2 of this chapter. इतनी अच्छी में रेटिंग नहीं है, अच्छे में लिख देते एक बार। पार्ट 2 है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर हियर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, मैंने बहुत मेहनत किया चैप्टर बनाने में, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। सो आई विल मीट यू अगेन इन द आई थिंक सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, और आई थिंक सो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसके बाद सिविक्स का एक चैप्टर बचा है, तो वो मैं अपलोड करने के बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा बचा है। ओके, सो please don't forget to like, share and subscribe, and guys, if you like my video, so please comment on this. So bye guys, take care. I will meet you soon again in the next video. Bye guys.